मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का कबाड़ बेचकर खूब पैसा कमाया, लेकिन खरीदारों को मुझसे कोई जलन नहीं थी। उल्टे उन्होंने मुझे दाम और बढ़ाने की सलाह दी। अखबारों की सुर्खियों में मुझे टॉप 10 युवा दानवीरों में गिना गया, जबकि मैं 50 लाख के कर्ज में डूबा एक दिवालिया मालिक था। लेकिन कर्जदारों से भागते हुए अचानक मेरी किस्मत जाग गई। सुपर फैक्ट्री सिस्टम मिला, लगा कि अब जिंदगी संवर जाएगी, पर सिस्टम का स्टार्टर पैक ही 23 करोड़ की पूंजी मांग रहा था। तब एक ख्याल आया, अगर महंगी चीजें नहीं बना सकता तो सस्ता सामान क्यों नहीं। सिस्टम में डिलीट आइकॉन देखकर एक तरकीब सूझी। मैंने फीचर्स काट दिए, अब वक्त बर्बाद नहीं करना था। सबसे जरूरी था प्रोसेसर की लागत कम करना। ओरिजिनल प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 था। यह बहुत महंगा है, इसे नहीं ले सकता, इसे किसी सस्ते चिप से बदलो। मैंने सप्लायर की लिस्ट चेक की। लो एंड स्नैपड्रैगन 100 स्टॉक में था। 4 साल पुराना मिड रेंज मॉडल, पर यह भी $100 से ऊपर था। अब भी महंगा है, इससे भी सस्ता मीडियाटेक चिप लगाओ, इससे लागत आधे से भी कम हो जाएगी। ओरिजिनल स्क्रीन का रेजोल्यूशन बहुत हाई था, सिर्फ उस स्क्रीन की कीमत ही $2000 थी, उसे तो हटाना ही होगा। मैंने लिस्ट को कीमत के हिसाब से सॉर्ट किया, तभी मुझे एक पुराना 7 वाला बड़ा स्क्रीन दिखा। खास बात यह कि वह सिर्फ $40 का था। क्लियरेंस स्टॉक था वो। बाकियों के लिए तो वो कूड़ा था, पर मेरे लिए सस्ता था, और वो महंगे स्टीरियो स्पीकर, हमें उनकी क्या जरूरत। सस्ते फोन का बड़ा स्पीकर भी काफी है। 8 जीबी रैम, 5 जीबी स्टोरेज बहुत ज्यादा है, इसे आधा कर दो। आधा और करो 3 जीबी रैम और 20 जीबी स्टोरेज। यह सिर्फ $20 का पड़ेगा। मेगापिक्सल कैमरा, 5G मॉड्यूल, अलॉय शेल, सबको हटाओ। इन सबको काट दिया। क्या ये नया टैबलेट मॉडल नहीं बना? शेल के लिए महंगा अलॉय नहीं ले सकता, मिलते जुलते साइज के दूसरे शेल ढूंढने होंगे। क्योंकि मोल्ड का खर्चा नहीं उठा सकता, तो हमें दूसरों का ओवरस्टॉक देखना होगा। खोजने पर एक मिल गया, 5 साल पुराने किसी बड़े ब्रांड के टैबलेट का मेटल फिनिश शेल। सप्लायर ने $20 का दाम बताया। इन सब सामानों के साथ सिस्टम ने सब कुछ खुद ऑप्टिमाइज कर लिया, ताकि बदलाव के बाद भी यह एक नॉर्मल टैबलेट की तरह चले। हिसाब लगाने पर इस मॉडिफाइड सैमसंग S8 की लागत मात्र सोचते ही युआन आई। यकीन करना मुश्किल है, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। दाम 100 से ऊपर गया तो नमूह जैसा असर नहीं पड़ेगा। 9 युआन यानी किफायती रेंज। 100 युआन मतलब महंगा टैबलेट, शिपिंग और रिबेट जोड़ें तो छरतोस की लागत बहुत ज्यादा है। मुनाफे के बिना सिस्टम की शर्तें पूरी नहीं होंगी, लागत और कम करनी होगी। पर मैंने देखा कंपोनेंट्स में कुछ और काटना मुमकिन नहीं था, तो अब सप्लायर से मोल भाव करना होगा। भाई साहब, वो 720p वाली स्क्रीन का बैच अभी भी है क्या? स्टॉक कम है, मैं सारा स्टॉक ले लूंगा, थोड़ा डिस्काउंट तो बनता है। मैं छोटे मेमोरी कार्ड्स का एक बड़ा ऑर्डर दे रहा हूं, सस्ता चाहिए, कम से कम 5000 पीस। फिर मैंने एक फोन कॉल की, टैबलेट की लागत को घटाकर 29 युआन पर ले आया। इसमें टैक्स और पैकिंग की मजदूरी भी शामिल है। रिटेल दाम 9 युआन रखा। नुकसान निकालने के बाद भी हर यूनिट पर 10 युआन का मुनाफा है। अब 5 लाख युआन से रॉ मटेरियल खरीद लिया। कुल 100,000 मॉडिफाइड टैबलेट बन सकते थे। अगर जल्दी बिक जाएं तो सिस्टम में पॉइंट्स मिलेंगे और कैश फ्लो बढ़ेगा। इससे एक पॉजिटिव साइकिल बन जाएगी। सप्लायर का सामान आते ही मैंने ब्लूप्रिंट वर्कशॉप को दिए और काम शुरू करवा दिया। टैबलेट के लिए छपी हुई पैकिंग चाहिए थी, एक नाम और लोगो चाहिए था। मैंने नाम रखा BIDZ वे टैबलेट। जेड मतलब सबसे सस्ता विकल्प। पैकेजिंग का डिजाइन सिस्टम ने खुद ही बना लिया। मुझे ये काफी अच्छा लगा, तो मैंने वही फाइनल किया और प्रिंटिंग के लिए भेज दिया। खैर, BIDZ वे टैबलेट सिर्फ एक दिन में कॉन्सेप्ट से प्रोडक्शन तक आ गया, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। दोपहर में पैकिंग का पहला बैच आते ही असेंबली शुरू हुई। हमारी फैक्ट्री की लाइन काफी पुरानी थी, पर पुराने होने का भी अपना फायदा है। बड़ी कंपनियों की ऑटोमेटेड लाइनें सिर्फ तय मॉडल्स के लिए होती हैं, लेकिन 2000 के दशक की ये पुरानी लाइन किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स जोड़ सकती थी। नुकसान ये था कि काम धीमा था और कारीगरों की जिम्मेदारी पर निर्भर था। कई चरणों में कर्मचारियों को खुद टांके लगाने और पेंच कसने पड़ते थे। जरा सी चूक हुई तो खराबी बढ़ सकती थी, पर हमारी फैक्ट्री के वर्कर पुराने और वफादार थे, तो अनुभव की तो वहां कोई कमी नहीं थी। जैसे ही पार्ट्स आए, टैबलेट्स लाइन से तैयार होने लगे। हम रोजाना 1000 से ज्यादा यूनिट्स बना सकते थे, बेहतरीन क्वालिटी के साथ। आखिरकार मुझे अपना तैयार प्रोडक्ट मिल ही गया। पहला टैबलेट वजन में भारी था, क्योंकि शेल पुरानी तकनीक वाला था, इसीलिए वह स्लिम और हल्का नहीं हो सकता था। सारे जरूरी फंक्शन थे, वीडियो, म्यूजिक, कैजुअल गेम सब बढ़िया चल रहे थे, क्योंकि बेसिक ब्लूप्रिंट 9000 वाले टैबलेट का था। तो कतर ब्योंत के बाद भी सिस्टम की ऑप्टिमाइजेशन से यह सैमसंग S8 जैसी मजबूती रखता था। यह सामान्य इस्तेमाल में काफी स्मूथ है। यह बाजार के सस्ते टैबलेट से कहीं बेहतर था। अब बारी थी सेल्स की। मैंने अपने पुराने डीलर को फोन किया, पर टैबलेट की स्पेसिफिकेशन देखते ही उसने नाक भौं सिकोड़ ली। ये तो कई साल पुराना स्टॉक है, अब इसका दौर बीत चुका है। इसे सेकंड हैंड मार्केट में बेचो, हम सिर्फ नए आइटम बेचते हैं। मुझे ये बात चुभ गई।
भले ही इसके पुर्जे पुराने मॉडल के हैं, पर हैं तो सब एकदम नए। हर कोई स्टारबक्स में बैठकर मैकबुक इस्तेमाल नहीं करता। बहुत से लोगों को असल में ऐसे सस्ते टैबलेट की जरूरत है। डिस्ट्रीब्यूटर ने मना किया तो खुद रिटेल में उतरना पड़ा। मैंने ताबाओ और पिंडोडुओ पर दुकानें खोली, पर ट्रैफिक के लिए पैसे नहीं थे। नतीजा, कोई खरीदार नहीं था। अब इकलौता रास्ता था दाउइन पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए बेचना। बिक्री के लिए यही सबसे आधुनिक तरीका था। उसी दोपहर मैंने फैक्ट्री से ही लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की। नोद का टैबलेट, घर तक मुफ्त डिलीवरी, 1 साल की वारंटी और असली मैन्युफैक्चरर से। सीमित स्टॉक, जल्दी ऑर्डर करें। मैं दिखावे में नहीं, सीधे अपनी सबसे बड़ी खूबी यानी कम कीमत पर जोर दे रहा था। लाइव में टैबलेट तो चल रहा था, पर नए चैनल पर कोई दर्शक नहीं थे। और जब सुना कि नमना का टैबलेट है तो लोग हंसने लगे। धोखेबाज व्यापारियों ने ग्राहकों का भरोसा तोड़ दिया था। तो इतने सस्ते टैबलेट को देखकर लोग उसे स्कैम समझने लगे। पर अपवाद हर जगह होते हैं। इसी वक्त उत्तर पश्चिम के पहाड़ों की गहराई में शर्ली नाम का एक गांव था। वहां की एक ग्रामीण जीन शाओ ने अचानक झोउ यांग का लाइव देख लिया। शर्ली गांव बहुत दूर और कटा हुआ था। वहां पहुंचने का रास्ता पथरीला था। वहां के लोगों की आय कम थी। ज्यादातर परिवार गरीबी में जी रहे थे। औसत मासिक आय 1000 युआन से भी कम थी। जीन शाओ शर्ली गांव की ही रहने वाली थी। बड़ी होकर उसने अपने ही गांव के एक लड़के से शादी कर ली। अब उसके माता पिता इतने बूढ़े हो गए हैं कि काम नहीं कर सकते। 9 साल की बेटी को पालने की पूरी जिम्मेदारी उसी पर है और साथ ही उसे अपने बीमार माता पिता की भी देखभाल करनी पड़ती है। वह बस खेती और मुर्गी बत्तख पालन करके बमुश्किल अपना गुजारा कर पाती है। दोपहर का वक्त था। जियान शाओ खेतों में काम खत्म करके वापस लौट रही थी। उसे जोरों की प्यास लगी थी, इसलिए वह पानी मांगने के लिए गांव के मुखिया के घर गई। वहां उसने मुखिया की पत्नी को लाइव स्ट्रीम देखते हुए देखा। जियान शाओ की बेटी शाओ 3री कक्षा में पढ़ती है। महामारी की वजह से अब उसे अक्सर घर से ही ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ती है। लेकिन जियान शाओ एक महंगा टैबलेट नहीं खरीद सकती, इसलिए उसकी बेटी को क्लास के लिए हर दिन मीलों पैदल चलना पड़ता है, ताकि वह अपनी सहपाठी का टैबलेट उधार लेकर पढ़ाई कर सके। कई बार उसकी बेटी उसे हसरत भरी नजरों से देखकर कहती है कि उसे भी अपना एक टैबलेट चाहिए। शाओ अब और नहीं चाहती कि वह सिर्फ एक छोटी स्टूल पर बैठकर दूसरों का टैबलेट देखती रहे, जबकि उसकी बाकी सहपाठी सामने रखे अपने टैबलेट्स पर जवाब दे रही होती हैं। दुर्भाग्य से इन लाइव स्ट्रीम्स में 1000 युआन से कम कीमत वाले टैबलेट्स मिलना मुश्किल है। ज्यादातर टैबलेट 2 या 3000 युआन के हैं। उसके लिए इतने पैसे जुटाना नामुमकिन था। जैसे ही जियान शाओ ने आह भरी, मुखिया की पत्नी ने स्क्रॉल करके एक और नया लाइव स्ट्रीम चालू कर दिया। होस्ट बाइट Z1 टैबलेट बेच रहा था। मुफ्त डिलीवरी 99 युआन में घर तक। 99 युआन का टैबलेट सुनकर जियान शाओ को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। मुखिया की पत्नी को भी ऑनलाइन शॉपिंग का ज्यादा तजुर्बा नहीं था। उसने बिना सोचे कहा कि यह जरूर कोई सस्ता लोकल ब्रांड होगा, है ना? जियान शाओ ने उत्साह से पूछा, क्या आप मेरे लिए यह टैबलेट मंगवा सकती हैं? मैं आपको पैसे लौटा दूंगी। मैंने कल कुछ अंडे बेचे थे और बड़ी मुश्किल से 100 युआन जोड़े हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देती हूँ। मुखिया की पत्नी ने शॉपिंग कार्ट पर क्लिक किया और ऑर्डर प्लेस कर दिया। मेरी लाइव स्ट्रीम पर मुझे एक बेहद हौसला बढ़ाने वाला मैसेज मिला। आपके बाइट Z1 टैबलेट की पहली बिक्री हो गई है। यह 0 से 1 तक का बड़ा सफर था। कहते हैं ना, पहली सीढ़ी चढ़ना ही सबसे मुश्किल होता है। एक बार शुरुआत हो जाए तो आगे सब आसान हो जाता है। आज ही शिपमेंट निकल जाएगी। इस पर 7 दिन की बिना किसी सवाल वाली रिटर्न पॉलिसी भी है। मैंने खरीदार को कुछ संदेश भेजे, पर कोई जवाब नहीं आया। शायद उन्हें 99 युआन के टैबलेट की कोई उम्मीद नहीं है और उन्होंने बस खेल खेल में खरीद लिया होगा। आप बस एक नया टैबलेट बक्से में पैक कर दीजिए। शाम को काम खत्म होने पर कुरियर को फोन कर देना। उस दोपहर मैंने कुल 12-13 टैबलेट बेच लिए थे। काफी अच्छी शुरुआत थी, इसलिए मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम में और मेहनत करने का फैसला किया। लेकिन रात तक मेरा गला बैठ गया, इसलिए मैंने एक सेल वीडियो एडिट किया और अपने अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने अपनी शॉप का डैशबोर्ड देखा। वहां Z1 टैबलेट के 300 से ज्यादा ऑर्डर आ चुके थे। आंकड़े वाकई में शानदार थे। उसी समय शेंजेन के एक पॉश इलाके में मशहूर स्ट्रीमर भाईजाई लाइव थे। भाईजाई का एक अनोखा शो होता है, बाजार में मिलने वाले अजीबोगरीब इलेक्ट्रॉनिक्स की अनबॉक्सिंग करना। पिछली बार उन्होंने 998 युआन का एक फोल्डेबल फोन अनबॉक्स किया था। 2-4 बार मोड़ने के बाद ही उसकी स्क्रीन बीच से टूट गई। कोई हैरानी नहीं कि उन्होंने साथ में 500 नंबर वाली ग्लू की एक ट्यूब भी दी थी। वह शायद इसीलिए दी गई थी। स्ट्रीम देख रहे लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। वह अनबॉक्सिंग सुपरहिट रही थी। इस बार भाईजाई कुछ और ढूंढ रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने फोन से शॉपिंग एप्स पर मजेदार प्रोडक्ट्स की तलाश शुरू की। और वाकई में मेरा टैबलेट उनकी नजर में आ ही गया। 99 युआन और असली होने की गारंटी। अगर नकली निकला तो 10 गुना पैसा वापस। भाईजाई ठाका मारकर हंस पड़े। उन्होंने नीचे स्क्रॉल किया तो पता चला कि यह शेंजेन की ही कोई लोकल कंपनी है। उन्होंने बिना सोचे समझे ऑर्डर दे दिया।
उन्होंने सामान पिक करने के लिए उसी शहर के कुरियर को बुला लिया। व्हाइट एम्परर इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में मेरे फोन पर ऑर्डर आने की टोन बजी। ये क्या है? पिनोडू स्टोर से भी एक ऑर्डर आ गया और खरीदार ने घर से ही पिकअप मांगा था। मैंने हामी भर दी और उन्हें फैक्ट्री का पता भेज दिया। कुछ ही देर में कुरियर वाला सामान लेने आ गया। 1 घंटे बाद भाईजाई को Z1 का पैकेट मिल गया। दोस्तों, 99 युआन वाला टैबलेट आ गया है। चलिए साथ मिलकर इसे अनबॉक्स करते हैं। जब भाईजाई ने डिब्बा खोला तो Z1 टैबलेट उनके सामने था, सिल्वर मेटेलिक फिनिश के साथ। कैमरा भी काफी कायदे से फिट किया गया था। बनावट तो हैरान कर देने वाली थी, लेकिन इसका वजन वाकई में बहुत ज्यादा था। यह एक साथ 2 टैबलेट पकड़ने जैसा भारी था। इस टैबलेट में कुछ तो बात है। 1 घंटे तक इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने इसे हर तरह से परख लिया। इसके फायदे और नुकसान साफ नजर आ रहे थे। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी कीमत थी। हल्के फुल्के इस्तेमाल के लिए ये किसी को भी बुरा नहीं लगेगा, लेकिन कमियां भी बहुत सारी थीं। स्क्रीन की क्वालिटी खराब थी। यह मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता और न ही भारी एप्स या गेम्स चला सकता है। आवाज बहुत ही बेकार थी और बैटरी लाइफ तो उससे भी बदतर थी। उन्हें इस्तेमाल करते हुए अभी 1 घंटा ही हुआ था कि बैटरी पूरी तरह खत्म हो गई। ऊपर से इसका ईंट जैसा वजन और पोर्टेबिलिटी की उम्मीद तो छोड़ ही दीजिए। इसका चार्जिंग पोर्ट भी बहुत पुराना था। यह किसी और केबल के साथ काम नहीं करता था। जाई ने अपना ईमानदार रिव्यू दिया। मुझे लगता है कि यह टैबलेट सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्हें बहुत कम बजट में काम चलाना है। हल्की फुल्की चीजों के लिए यह एक अच्छा सौदा है। यहां तक कि इसे मेज पर रखकर यह घड़ी की तरह तो काम कर ही सकता है। अगर इससे ज्यादा उम्मीद है तो भूल जाइए। यह टैबलेट आपको अपने फैसलों पर पछताने पर मजबूर कर देगा। लेकिन चीन के दूसरी ओर 2 दिन बाद पैकेट 10 मील गांव पहुंच गया। महामारी की वजह से ऑनलाइन क्लास की जरूरत थी। एक गरीब परिवार की जियान शाओ ने अपनी बेटी के लिए बाइट Z1 खरीदा था। गांव के मुखिया जियान फुगुएट जियान शाओ के घर आए। वह चाइना मोबाइल के स्थानीय एजेंट का काम भी करते हैं। चाहे फोन रिचार्ज करना हो या ब्रॉडबैंड लगवाना, वह सब संभाल लेते हैं। मुखिया जियान फुगुएट ने पावर लाइन से एक नेटवर्क केबल खींची और घर के अंदर जोड़ दी। फिर उन्होंने मॉडेम कनेक्ट किया। उन्होंने एक सिम कार्ड भी डाल दिया। कॉल्स बहुत सस्ती थीं। आजकल मॉडेम में इनबिल्ट वाईफाई आने लगा है। ऑन करते ही इंटरनेट चालू हो गया। कुछ भी एक्स्ट्रा खरीदने की जरूरत नहीं थी। इसके साथ ही जियान शाओ के घर ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सारी जरूरी चीजें तैयार हो गईं। अब बारी थी Z1 टैबलेट के ऑनलाइन क्लास की काबिलियत को परखने की। क्या इंटरनेट चल रहा है? मुखिया जियान फुगुएट ने पूछा। शाओ ने टैबलेट खोलकर कुछ वीडियो चलाकर देखे। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। वह इसके लिए अप्लाई करने वाला है। इस तरह वह अपनी ऑनलाइन क्लास ले सकेगा। जियान फुगुएट ने टैबलेट देखा और उन्हें यह काफी सही लगा। जब उन्हें पता चला कि यह सिर्फ 99 युआन का है तो वह हैरान रह गए। जियान फुगुएट ने टैबलेट हाथ में लिया और उसे देखा। वह उसे नीचे रख ही नहीं पा रहे थे। स्ट्रीमर्स की नजरों में इस टैबलेट में भले ही ढेरों कमियां रही हों, लेकिन ग्रामीण इलाकों के लिए यह बिल्कुल सही था। तो जियान फुगुएट के जाने के बाद उसने Z1 टैबलेट की जानकारी अपने सोशल मीडिया पर डाल दी। मुखिया जियान फुगुएट काफी मिलनसार और सबकी मदद करने वाले इंसान थे, इसलिए आसपास के गांव और कस्बों के लगभग सभी लोगों ने उन्हें वीचैट पर जोड़ा हुआ था। अब कम से कम कुछ सौ लोगों ने उनकी पोस्ट देखी। मुखिया फुगुएट की सलाह पर हर कोई इसे खरीदना चाहता था। इसकी वजह से Z1 टैबलेट की बिक्री तेजी से बढ़ गई। जब मैं शेनज़ेन में दूर बैठकर पैकिंग में व्यस्त था, तभी मैंने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर नोटिफिकेशन देखा। उसमें लिखा था कि मेरा सारा स्टॉक बिक चुका है। मुझे इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने हर प्लेटफॉर्म पर 1000 यूनिट्स का स्टॉक रखा था, लेकिन पिंडुओडुओ प्लेटफॉर्म पर रखे 1000 यूनिट्स तो पहले ही बिक चुके थे। अब कुल मिलाकर 3000 से ज्यादा यूनिट्स बिक चुके थे और अभी सिर्फ 5 ही दिन हुए थे। बिक्री की रफ्तार देखते हुए मेरा अंदाजा था कि अगले 1-2 दिन में पूरा स्टॉक खत्म हो जाएगा। मैंने बाकी बचे स्टॉक को मैनेज किया और मुख्य सेल्स प्लेटफॉर्म्स पर ध्यान लगाया। मैंने पिंडुओडुओ प्लेटफॉर्म पर और भी यूनिट्स लिस्ट कर दिए ताकि जितनी जल्दी हो सके पूरा स्टॉक निकाल सकूं। तभी वर्कशॉप डायरेक्टर अंकल सोंगदे मेरे पास आए। उन्होंने बताया कि वर्कशॉप में टैबलेट्स के लिए अब कोई रॉ मटेरियल नहीं बचा है। क्या हमें एक और खेप का ऑर्डर देना चाहिए? आखिरकार हम रोजाना कम से कम 1000 यूनिट्स तो बेच ही रहे थे। मुझे लगा अंकल सोंगदे सही कह रहे हैं। बिक्री के मौजूदा ट्रेंड के हिसाब से जल्द ही हमारा सारा स्टॉक खत्म होने वाला था। हमें एक और बड़ी खेप तैयार करने की जरूरत थी। कम से कम कहें तो हम हजारों यूनिट्स और बना सकते थे, इससे पहले कि Z1 टैबलेट बाजार की मांग को पूरा कर पाता। तो तुमने फिर से उन सप्लायर्स को फोन करना शुरू किया। और मैं तुम्हें बता दूं, जो इन्वेंट्री पार्ट्स हमें चाहिए थे वो सालों से पड़े हुए थे। वे उन सबको मुझे बेचने के लिए बहुत उत्सुक थे। भले ही एक सप्लायर का स्टॉक खत्म हो जाता तो मैं उनके कॉम्पिटिटर से स्टॉक ले सकता था, लेकिन टैबलेट की केसिंग मिलना थोड़ा मुश्किल था। मैंने पिछला सारा स्टॉक पहले ही खरीद लिया था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैंने ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर को ढूंढ लिया और उनसे एक बैच बनवा लिया, क्योंकि उनके पास अभी भी पुराने सांचे मौजूद थे। इससे डिजाइन और सांचों की लागत भी बच गई। नई केसिंग कस्टमाइज करने के मुकाबले यह काफी सस्ता पड़ा। हालांकि पुरानी स्टॉक केसिंग के मुकाबले इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन तुमने एक साथ 50,000 यूनिट्स का ऑर्डर देने का फैसला किया, इसलिए लागत में सिर्फ कुछ युआन का ही फर्क पड़ा। यह अभी भी स्वीकार्य था। भले ही केसिंग की कीमत बढ़ गई, पर तुम्हारा दाम बढ़ाने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार यह Z1 टैबलेट एक कल्याणकारी उत्पाद माना जाता है। आम जनता के भले के लिए थोड़ा कम कमाना ठीक है, अच्छी साख बनाना ही मुख्य है। पैसे बाद में कमा लेंगे। इसके अलावा नई बनी केसिंग में कुछ फायदे भी थे। वो ये कि इसमें अब रंग के ज्यादा विकल्प मौजूद थे। अब इसमें पिंक, गोल्ड, रिच गोल्ड और ब्राइट सिल्वर भी थे। साथ ही पारंपरिक काले और सफेद रंग तो थे ही। कुल मिलाकर 5 रंगों के विकल्प, हर रंग के 10-10 हजार यूनिट्स। इससे उत्पाद का लुक और भी बेहतर हो गया। तो रॉ मटेरियल्स का इंतजाम हो गया। मैंने सेल्स से आए पैसों का इस्तेमाल मटेरियल खरीदने में किया। इस बार मैंने 50,000 प्रोडक्शन पार्ट्स का ऑर्डर दिया। इसके साथ मैं और लोगों को काम पर रखूंगा और विस्तार करूंगा, लगभग कुछ हजार टैबलेट रोजाना। लगभग 10 दिनों में मैं सारी प्रोडक्शन जरूरतों को पूरा कर सकूंगा। शायद यह बिक्री की रफ्तार के साथ कदम मिला पाएगा। जैसे ही Z1 टैबलेट्स की पहली खेप बिकी, असल में देश भर में इसकी थोड़ी कमी हो गई, लेकिन तुमने स्टोर पर पहले ही प्री ऑर्डर सेट कर दिए थे। पहली खेप लगभग 3 दिनों में भेज दी जाएगी। प्री ऑर्डर यूनिट्स आधे महीने के भीतर भेज दिए जाएंगे। यह अस्थायी रूप से ग्राहकों की मांग को पूरा कर रहा था। मैंने फिर सुपर फैक्ट्री सिस्टम रेटिंग देखी। फिलहाल Z1 टैबलेट की रेटिंग 88.9% पॉजिटिव है। बिक्री और राजस्व के आधार पर मुझे 5 पॉइंट्स मिले हैं। यह तो बहुत धीरे धीरे जमा हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि मैं नए ब्लूप्रिंट्स के बदले क्या हासिल कर सकता हूं। मैंने पाया कि 5 पॉइंट्स में केवल कुछ साल पुराने आउटडेटेड ब्लूप्रिंट्स ही मिल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के ब्लूप्रिंट्स बिल्कुल बेकार। कुछ काम की चीज पाने के लिए मुझे कम से कम 2 अंकों में पॉइंट्स चाहिए, लेकिन सिस्टम में लॉटरी का विकल्प भी था। लॉटरी के 3 स्तर थे। सामान्य ब्लूप्रिंट की एक ड्रॉ के लिए 5 पॉइंट्स, एक रेयर ब्लूप्रिंट ड्रॉ करने के लिए 50 पॉइंट्स, एक गोल्ड ब्लूप्रिंट के लिए 500 पॉइंट्स। तो मैंने सिस्टम से पूछा, इन सामान्य ब्लूप्रिंट्स में कुछ अच्छा मिलने की क्या संभावना है? सिस्टम का जवाब बहुत छोटा था। ज्यादातर सालों पुराने अप्रचलित ब्लूप्रिंट्स, जैसे कि Xiaomi Mi6 फोन, सोनी फिल्म कैमरा वगैरह। मुझे लगा जैसे मेरे माथे पर काली रेखाओं की कतार लग गई हो। ये सिर्फ आउटडेटेड ब्लूप्रिंट्स नहीं है, मुझे इन्हें एंटीक ब्लूप्रिंट्स कहना चाहिए। तो पॉइंट्स बर्बाद नहीं करने हैं। जब Z1 टैबलेट बिक जाएगा, मैं पॉइंट्स बचाकर काम के नए ब्लूप्रिंट लूंगा, जबकि नया टैबलेट जोरों पर बन रहा था। बाइट Z1 टैबलेट को लेकर ऑनलाइन चर्चाएं गर्म होने लगी। फेमस स्ट्रीमर जेगा के अनबॉक्स करने के बाद 99 युआन के इस घटिया टैबलेट के मजाक पूरे इंटरनेट पर छा गए। आखिरकार सेकंड हैंड बाजार में भी आपको 99 युआन में टैबलेट शायद ही मिलता है। एकदम नया तो छोड़ ही दीजिए। काफी नेटिजन्स ने इसे टेस्ट करने के लिए Z1 टैबलेट खरीदा। उन्हें और भी कमियां मिली, जैसे कुछ पॉपुलर एंड्रॉयड गेम्स का न चल पाना, और अगर ज्यादा ऐप्स खोल लो तो टैबलेट लैग करने लगता। कुल मिलाकर यह एक बार में सिर्फ एक ही काम कर सकता था, यानी एक वक्त पर एक ही प्रोग्राम। कुछ नेटिजन्स ने Z1 टैबलेट के कंपोनेंट्स ढूंढे तो पता चला कि वे सब कुछ साल पहले पॉपुलर थे। इतना साबित करने के लिए काफी था कि यह सच है। उसके बाद बाइट Z1 टैबलेट को ई-वेस्ट का लेबल दे दिया गया। तभी किसी ने मैन्युफैक्चरर बाइट इलेक्ट्रॉनिक्स को खंगाल लिया। नाम सुनकर कई नेटिजन्स को लगा कि उन्होंने गलत सुना है। एक नॉक ऑफ फैक्ट्री को इतना भारी भरकम नाम कैसे मिल गया? क्या यह सबसे कूल नाम देकर सबसे घटिया प्रोडक्ट बनाने वाला मामला था? एक बाइट तो स्पेस फाइटर जेट था और दूसरा बाइट कचरा बनाता है। बस उस फैक्ट्री का नाम ही नेटिजन्स के मजाक का केंद्र बन गया। जल्द ही नेटिजन्स को कुछ अजीब लगा। कई शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर बाइट इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑनलाइन स्टोर पर कुल बिक्री करीब 5,000 यूनिट्स थी। यह अविश्वसनीय था। बस कुछ ही दिनों में 5,000 से ज्यादा Z1 टैबलेट बिक गए। सभी प्लेटफॉर्म्स के स्टोर का स्टॉक खत्म हो चुका था। बिक्री के आंकड़ों के हिसाब से यह बेस्ट सेलिंग टैबलेट है। अगर रोजाना बिक्री के चैंपियन की बात करें तो शायद आईपैड भी इसे नहीं हरा पाएगा। पर रिव्यूज देखकर नेटिजन्स फिर सन्न रह गए, क्योंकि अप्रूवल रेटिंग 88% से ज्यादा थी। पॉजिटिव रिव्यू का आंकड़ा तो और भी बेतुका था, 100% पॉजिटिव रिव्यूज। यह तो वैज्ञानिक रूप से असंभव है। लोगों ने जल्दी ही बाइट इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री की काबिलियत को खंगाला। पता चला कि यह सिर्फ एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप है, और वो भी लाखों के कर्ज में डूबी हुई। बंद होने के कगार पर अब नेटिजन्स को लगा कि उन्हें सच्चाई मिल गई है। सिर्फ कोई ऐसी बेकार कंपनी जो डूबने से पहले पैसा बटोरना चाहती हो, वही 99 युआन का ऐसा कूड़ा टैबलेट बना सकती है। जब से बाइट Z1 टैबलेट बाजार में आया, इंटरनेट पर नफरत फैल गई और इसे ई-वेस्ट कहा जाने लगा। मेरे पास इस पर ध्यान देने का समय नहीं था। फैक्ट्री प्रोडक्शन बढ़ाने में व्यस्त थी। ऑनलाइन स्टोर पूरी तरह से खाली हो चुका था। सिर्फ प्री ऑर्डर खुले थे।
लेकिन बुरी पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी ही होती है। लाई शुहांग नाम के एक टेक ब्लॉगर ने सबसे पहले इसका रिव्यू करने का फैसला किया। उसने इसे सेकेंड हैंड साइट से 199 युआन में खरीदा। सबसे पहली बात, नया टैबलेट तो सिर्फ 99 युआन का है। उसने एक टीयर डाउन वीडियो रिकॉर्ड किया। नमस्ते दोस्तों, आज मैं बाइट Z1 टैबलेट को खोलकर दिखाऊंगा जो पूरे इंटरनेट पर छाया हुआ है। मैंने इस यूनिट के लिए भारी 199 युआन चुकाए हैं।